जी स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है रेशियोज। और हमने सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश के बारे में समझा है। स्टैंडर्डाइज्ड स्टेटमेंट्स बनाना समझी है दो तरीकों से। इसमें नंबर वन थी कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और सेकंड थी कॉमन बेस इनकम स्टेटमेंट और कॉमन बेस बैलेंस शीट। तो हमने कॉमन साइज भी समझ लिया जिसमें 100% टोटल रख के और सबको डिवाइड किया जाता है, परसेंटेजेस निकाली जाती हैं। और सेकंड हमने कॉमन बेस समझी है। इस कॉमन बेस में क्या होता है कि आप करंट ईयर की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको उनकी रिस्पेक्टेड प्रीवियस ईयर वैल्यूज से डिवाइड करते जाते हैं। तो आपके पास एक रेशियो आती जाती है, उसको हम कॉमन बेस स्टेटमेंट कहते हैं। क्लियर? So let's move towards ratios. What are the ratios? What types of ratios we try to calculate from the income statement and balance sheet? तो आपके पास दो जो स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इनमें से कुछ हम आइटम्स पिक करेंगे और उन पिक करने की बेस पे हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। रेशियोज कैलकुलेट करने का असल मकसद क्या होता है? पर्पस ये होता है कि हम अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर्स को कंपेयर कर सकें इजीली, या अपनी कंपनी को दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकें। ठीक है? तो रेशियोज याद रखिएगा हमेशा सेम अमाउंट ऑफ थिंग्स को कंपैरिजन करने के लिए कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है? तो रेशियोज के लिए फॉर्मूले जो हमारे पास हैं, जो हम यूज करते हैं, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ रेशियोज के लिए। ठीक है? जी, ये आपके पास रेशियोज के फॉर्मूला हैं जो गिवन है। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेशियोज और इसको बारी बारी हम समझते हैं वन बाय वन। क्लियर? जी, ये आपको फॉर्मूला शीट गिवन होगी एग्जाम में। ठीक है? और आपने सिर्फ कैलकुलेशंस करनी होगी, याद रखिएगा। क्लियर? तो आपके पास नंबर वन है रेशियो, आपके पास शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रेशियोज कहते हैं। ये वो रेशियोज होती हैं जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को मेजर करती हैं कंपनी की। ठीक है? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को। तो आप देखिएगा इसमें जो ज्यादातर फॉर्मूला है उसमें ज्यादातर करंट का वर्ड आ रहा है। तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री। तो ये या तो करंट एसेट्स से आइटम से रेलेवेंट है या करंट लायबिलिटी से रिलेटेड है, या दोनों के कॉम्बिनेशन से रेलेवेंट है। ठीक है? सेकंड, मैं आपको सिर्फ अभी हेडिंग बता रहा हूँ। दूसरी है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल लिवरेज रेशियोज। ये वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म से रिलेट करती हैं, बिजनेस के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बताती हैं बिजनेस। तो इसमें ज्यादा टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज यूज होती हैं। फिर आपके पास नंबर थर्ड है एसेट यूटिलाइजेशन और टर्नओवर रेशियोज। ये वो रेशियोज होती हैं जो आपके एसेट्स का यूज करके आप उससे कितना पैसा कमा रहे हैं। तो आप अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके कितनी सेल्स जनरेट कर रहे हैं, कितनी इनकम कमा रहे हैं, वो सब इसमें आएगी। नंबर फोर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये वो रेशियोज हैं जिसकी मदद से हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट तरीकों से की जाती है मेजर। इन सब में जो मेन आइटम होती है इंपॉर्टेंट, वो क्या होती है? नेट इनकम होती है। ठीक है? देखिएगा, नेट इनकम, नेट इनकम, नेट इनकम आ रही है। और नंबर फोर है हमारे पास मार्केट वैल्यू रेशियोज। इसमें हम मार्केट वैल्यू शेयर की उसको डिफरेंट तरीकों से मेजर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू रेशियोज में हम हमारा जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होगा वो मार्केट शेयर प्राइस होगी। ठीक है? तो ये सब चीजें हम वन बाय वन देखते हैं डिटेल में। जी, सबसे पहले आपके पास है नंबर वन है शॉर्ट टर्म सोलवेंसी और लिक्विडिटी रेशियोज, जो कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मेजर करती हैं, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को शो करती हैं। नंबर वन, इसमें कितनी है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेशियोज हैं। करंट रेशियो क्या होती है? आपको आपको सिर्फ बैलेंस शीट 2 सालों की दी होगी, उसकी आइटम जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इसी तरह आपको इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर की सिर्फ दी होगी। नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर की नहीं दी जाती, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि 2 सालों की दूं। और इसमें से आपने क्या करना है कि अमाउंट्स की आइटम उठा के डायरेक्टली बैलेंस शीट में से, और ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में से। तो करंट एसेट्स आपको बैलेंस शीट से मिल जाएंगे, उनको करंट लायबिलिटी से जब डिवाइड करेंगे आपके पास करंट रेशियो आ जाएगी। क्विक रेशियो कैसे निकलेगी? आप करंट ऊपर वाला सेम फार्मूला, सिर्फ उसमें से आपने इन्वेंट्री माइनस कर देनी है, तो ये आपके पास क्विक रेशियो आ जाएगी। नंबर थर्ड है कैश रेशियो। कैसे निकालेंगे? कैश आपको बैलेंस शीट में मिलेगा, उसको आप करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैश रेशियो आ जाएगी। नेट वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे? इसके इसके फॉर्मूले के अंदर ही इसका आंसर है। नेट वर्किंग कैपिटल टू टोटल एसेट्स, तो नेट वर्किंग कैपिटल को टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा।
तो नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है जी नेट वर्किंग कैपिटल का आपने पहले कैलकुलेट किया पिछले चैप्टर में, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और नंबर 5 है इसमें इंटरवल मेजर कैसे निकलता है, करंट एसेट्स को आप एवरेज डेली ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये कैसे निकलेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी कहाँ होती है, याद रखिए ये इनकम स्टेटमेंट में होती है। तो वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी भी होंगी उन सबको प्लस करके डिवाइड कर देना आपने डेली निकालने के लिए 365 पे। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरे साल की आपको गिवन होगी इनकम स्टेटमेंट पे, उसको 365 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 डे की आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी, क्योंकि ये एवरेज डेली लिखा हुआ है। तो डेली तो उनको करंट एसेट्स पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बी नोन एज इंटरवल मेजर। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सर एक सवाल है सर, ये 2 साल जी सेकेंड इंपॉर्टेंट रेशियोज हमारे पास है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल रेशियोज, जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को शो करती हैं, ठीक है जी। तो इसमें कितनी आ रही है आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6 रेशियोज है। क्लियर? अच्छा जी, नंबर 1 है आपके पास टोटल डेट रेशियो। टोटल डेट रेशियो कैसे आएगी आपके पास, टोटल एसेट्स में से टोटल इक्विटी माइनस करें, या अगर आपके पास टोटल डेट किसे कहते हैं, टोटल लायबिलिटीज को याद रखिएगा। तो टोटल लायबिलिटीज अगर आपके पास गिवन है सिंपल उसको टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर दें, तो ये भी फॉर्मूला उसका है। तो टोटल लायबिलिटीज एक्चुअली कैसे निकालते हैं उसने बताया हुआ है कि टोटल एसेट्स में से अगर आप सिर्फ टोटल इक्विटी माइनस कर दें, ठीक है, अगर आप सिर्फ अपने टोटल एसेट्स में से टोटल इक्विटी माइनस कर दें तो आपके पास टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी, टोटल डेट आ जाएगा। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट दोनों शामिल है, ठीक है। और टोटल एसेट्स पे डिवाइड करते हैं आपके पास ये आंसर आ जाएगा सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास डेट, इसी इसके नाम में इसका आंसर है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट को आपने किससे डिवाइड करना है, इक्विटी से। तो ऊपर भी टोटल डेट जो निकाला था ना, टोटल डेट वही होगा, यानी टोटल लायबिलिटीज जिसमें करंट और फिक्स दोनों आएंगी, और उसको टोटल इक्विटी से डिवाइड कर देना आपने, ठीक है। टोटल इक्विटी में आपको पता है दो चीजें आती हैं, एक तो कैपिटल आता है, कॉमन स्टॉक आता है, और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग आती है, दो चीजें आती हैं, सही है। नंबर 3 है हमारे पास इक्विटी मल्टीप्लायर, ये कैसे निकलता है, सिंपल, वेरी सिंपल। टोटल एसेट्स आपके पास जितने भी होंगे जिसमें दोनों आते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट, वो टोटल एसेट्स को डिवाइड करेंगे टोटल इक्विटी पे, आपने डिवाइड कर देना सिंपल टोटल इक्विटी पे। इसमें लायबिलिटीज नहीं आएंगी, याद रखिए टोटल इक्विटी है सिर्फ। नंबर 4 है आपके पास लॉन्ग टर्म डेट रेशियो। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म डेट रेशियो कैसे आएगी, इसमें सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म डेट कंसीडर होगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कंसीडर नहीं होंगी। तो इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट आएगा, और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, वही लॉन्ग टर्म डेट की जो ऊपर अमाउंट लिखेंगे वही नीचे डिनोमिनेटर में आएगी लॉन्ग टर्म डेट, और प्लस टोटल इक्विटी जो आपने कैलकुलेट की होगी वो टोटल इक्विटी आ जाएगी। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में कहीं भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म डेट नहीं लगाना, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की बात ही नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो। सिंपल, आप ईबीआईटी को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये वैल्यू आपके पास कहाँ से आएगी, इनकम स्टेटमेंट से। और ईबीआईटी को हम दूसरा नाम भी देते हैं, एक और नाम होता है इसका, एक और नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, याद रखिएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आप उठाएंगे इनकम स्टेटमेंट से, करंट ईयर की जो भी इनकम स्टेटमेंट होगी करंट ईयर की, उसको डिवाइड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट पे, तो ये भी आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगी, ये दोनों चीजें आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगी। तो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको आप डिवाइड करेंगे उस साल के इंटरेस्ट एक्सपेंस पे, आपके पास आ जाएगा टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो, इंटरेस्ट अर्न रेशियो, ठीक है। तो इंटरेस्ट का एक्चुअली अर्निंग के साथ आप यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो इसे कहते हैं टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशियो, सही है। लास्ट आपके पास है नंबर 6, कैश कवरेज रेशियो। वो ईबीआईटी जो आपने ऊपर इनकम स्टेटमेंट से उठाई है और जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, वही अमाउंट प्लस डेप्रिसिएशन करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आप लेंगे वैल्यू, ये भी आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगी, और डिवाइड करेंगे आप करंट ईयर की जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है। तो करंट ईयर की आप ईबीआईटी और डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला है, सिर्फ किस चीज का फर्क आया, डेप्रिसिएशन का फर्क आया, अदरवाइज फॉर्मूला सेम ही है ऊपर वाला। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट वही है, प्लस सिर्फ डेप्रिसिएशन कर देंगे तो उसका नाम चेंज होके
कैश कवरेज रेशियो हो जाता है, ठीक है। सर डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट से आएगा ना? एग्जैक्टली, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उस साल का इनकम स्टेटमेंट से आएगा, ठीक है जी। ये हमने अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो समझ ली। अब हम मूव करते हैं एसेट यूटिलाइजेशन रेशियोज, ठीक है जी। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स एसेट यूटिलाइजेशन, कि आप अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके कितना सेल्स जनरेट कर रहे हैं, कितना टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं, तो उस हवाले से हम सीखेंगे। इसमें है जी नो के पास 1 2 3 4 5 6 7 फार्मूला है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर सिर्फ समझिए, आपके एक्चुअली आपको फार्मूले गिवन होंगे, उसमें आपने याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ के अप्लाई करना आपको आना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको सवाल देता हूँ, सिर्फ बैलेंस शीट है और इनकम स्टेटमेंट दी और मैं आपसे कहता हूँ जी कि आपने सारी रेशियोज मुझे कैलकुलेट करके बतानी है, तो आपके पास सब कुछ होगा, सिर्फ अपना वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है जी। नंबर 1 है आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर, कैसे आएगा? फॉर्मूला है सीजीएस। सीजीएस आपके पास कहाँ से आएगी? इनकम स्टेटमेंट से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको कहते हैं, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहाँ से आएगी? उस करंट ईयर की बैलेंस शीट से। तो एक चीज आप इनकम स्टेटमेंट से उठा रहे हैं और एक चीज आप बैलेंस शीट से उठा रहे हैं। सीजीएस आपकी इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक रखती है, इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट से ताल्लुक रखती है, दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेज सेल्स इन इन्वेंट्री, ये डेज सेल्स इन्वेंट्री है, ये वाला आंसर आपके पास नंबर ऑफ डेज में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उसके साथ डेज लिखा हुआ है। तो सिंपल, जो आपने ऊपर इन्वेंट्री टर्नओवर कैलकुलेट की है, ये फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर का था, उसको आपने डिवाइड कर देना है 365 से। तो 365 डेज आपके नॉमिनेटर में आएंगे और इन्वेंट्री टर्नओवर आपका नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाला आपका आंसर नंबर ऑफ डेज में आएगा। लेट्स सपोज 30 डेज, 90 डेज, 50 डेज। अगर कोई पॉइंट में आता है, लेट्स सपोज 80.1 डेज, तो आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे 80। अगर 80.6 है तो आप उसको 81 में कन्वर्ट कर देंगे, तो राउंड ऑफ कर दें आप, जो नियर है। 0.5 से ज्यादा होगा तो वो नेक्स्ट फिगर में चला जाएगा, ठीक है। नंबर 3 है आपके पास रिसीवेबल टर्नओवर। तो पहले हमने इन्वेंट्री टर्नओवर निकाला था, अब हम रिसीवेबल टर्नओवर निकालेंगे। तो रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअली सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं, ये आपकी फिगर अमाउंट कहाँ से आएगी? इनकम स्टेटमेंट से। जो सेल्स हैं उसमें से आप उसको डिवाइड करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल पे, जो कि बैलेंस शीट में से आएंगे। तो एक चीज आपने कहाँ से उठाई? इनकम स्टेटमेंट से, और दूसरी चीज आपकी बैलेंस शीट से आई है। दोनों को डिवाइड करके आपके पास रिसीवेबल्स टर्नओवर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट है, बड़ा ही आसान है। आपने ये जो रिसीवेबल्स टर्नओवर निकाल रहा है, इसको अगर आप डिवाइड कर दें 365 से, तो 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर, तो आंसर आ जाएगा डेज सेल्स इन रिसीवेबल, ठीक है। तो दो, इसका भी अमाउंट, इसका भी आंसर आपका डेज में आएगा, 30 डेज, 50 डेज, 90 डेज, 120 डेज, ठीक है, उसमें आएगा। ये आपके पास चार फॉर्मूले हो गए हमारे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर और उसका डेज में आंसर, फिर रिसीवेबल टर्नओवर और उसका डेज में आंसर। अब आगे चलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो इसका बड़ा सिंपल सी अमाउंट है, सेल्स आप उठाएंगे इनकम स्टेटमेंट से, उसको आप डिवाइड करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल पे। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ क्या होता है आपको, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करके जो आंसर आएगा, इट विल बी योर नेट वर्किंग कैपिटल। तो अमाउंट आ जाएगी, उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर। ये कैसे आएगा? फॉर्मूला सेल्स है, सेल्स आप इनकम स्टेटमेंट से उठाएंगे, डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। ये इंपॉर्टेंट एक चीज सुन लें, नेट से मुराद ये है जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी होती है। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स आपको बैलेंस शीट में दिए गए होंगे, ठीक है। वो एक्यूमुलेटेड, जब आप एसेट्स में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो उसको नेट फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, ठीक है। ये दोनों अमाउंट्स आपको एक इनकम स्टेटमेंट से आएगी और एक बैलेंस शीट से आएगी। और लास्ट है जी आपके पास टोटल एसेट्स टर्नओवर। तो इसमें आपने क्या करना है, सेल्स को डिवाइड कर देना टोटल एसेट्स पे। टोटल एसेट्स आपके पास बैलेंस शीट से आएंगे, सेल्स आपकी इनकम स्टेटमेंट से आएगी, ठीक है। तो आपके पास टोटल एसेट्स टर्नओवर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज नंबर 4 पे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ये प्रॉफिट से ताल्लुक रखती हैं। तो ये 1 2 3 एंड 4 हैं। प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नेट इनकम को आपने सेल्स से डिवाइड कर देना है, तो इट इज प्रॉफिट मार्जिन। ये दोनों आइटम्स इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक रखती हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स कैसे आएगा? रिटर्न ऑन एसेट्स
नेट इनकम को जब टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाएगा। नंबर 3 या रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आएगा, नेट इनकम को टोटल इक्विटी पे डिवाइड कर देंगे। इसमें एक आइटम इनकम स्टेटमेंट से आ रही है और एक आइटम आपकी बैलेंस शीट से आ रही है, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी का एक और फार्मूला भी होता है इसको प्रूव करने का, कि रिटर्न ऑन इक्विटी के दो फार्मूले हैं। एक ऊपर वाले फार्मूले से आपने कैलकुलेट किया रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसको फार्मूले को प्रूव करने का ये भी फार्मूला है कि इसको कहते हैं ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी, DPI, ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी, DU। तो ये एक्चुअली उन्होंने डिस्कवर किया था, एक कंपनी ने अपनी इनकम स्टेटमेंट्स में, ड्यू पॉइंट कंपनी थी, तो उसने ये कहा कि एक्चुअली ये डिसीजन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना फाइनेंस मैनेजर के लिए ये ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आइडेंटिटी का मतलब होता है इक्वेशन। तो इक्वेशन जैसे हमने कैश फ्लो आइडेंटिटी पढ़ी थी, बैलेंस शीट आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो आइडेंटिटी का मतलब इक्वेशन होता है, याद रखिएगा। तो ड्यू पॉइंट आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आप ये तीनों फार्मूले अप्लाई करें, तीनों रेशियोज निकालें, नेट इनकम ओवर सेल्स, सेल्स ओवर एसेट्स और एसेट्स ओवर इक्विटी, इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा ROE। और ROE अगर आप ये थर्ड फार्मूले से निकालें जो इसमें गिवन है, इन दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। एक्चुअली होता भी ऐसे ही, देखिएगा सिंपल है। एक्चुअली होता क्या है, सेल से कट जाती है, एसेट्स एसेट से कट जाते हैं, और बाकी क्या रह जाता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो ये ऊपर फार्मूले में भी दिया हुआ, नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट वैल्यू रेशियोज। आपके पास जो लास्ट है आज की आइटम फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो है मार्केट वैल्यू रेशियोज। सो मार्केट वैल्यू रेशियोज कैसे निकालेंगे, प्राइस अर्निंग्स रेशियो है, पी, इसको PE रेशियो भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको P/E रेशियो भी कहते हैं। पी रेशियो कैसे निकालते हैं, प्राइस पर शेयर, एक शेयर की प्राइस आपने निकालनी है। टोटल शेयर अगर आपको दिए हो और आप एक शेयर की प्राइस कैसे निकालेंगे, तो आप उसको नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो आपके पास 1 शेयर की प्राइस आ जाएगी, क्लियर। और अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल अर्निंग आपको दी होगी ना, टोटल अर्निंग को आप क्या करेंगे, टोटल अर्निंग्स को आप टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। दोबारा ये सुन सब कहाँ लीजिए गिवन होगा सर? जी। ये सब कहाँ गिवन होगा, प्राइस जी पर जी, शेयर आपको होगा? प्राइस पर शेयर से मुराद ये है जो मार्केट में प्राइस होती है ना शेयर की, एक शेयर की वैल्यू मार्केट में अप जा रही है, डाउन जा रही है। लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त अभी PSO के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, तो आप फौरन गूगल करके मुझे बता देंगे कि सर आज की करंट वैल्यू PSO के शेयर की इतनी है, ठीक है। तो ये तो मार्केट वैल्यू गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, ये तो एक वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, कि मार्केट में इसकी प्राइस ये है, सही है। और अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालेंगे, अर्निंग्स क्या होती है बेटा, अर्निंग्स होती है इनकम, नेट इनकम। अर्निंग्स को नेट इनकम भी कहा जाता है, ठीक है। तो टोटल नेट इनकम को जब आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर से, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो उससे अर्निंग्स पर शेयर निकल आएगी, ठीक है। ये जब आप क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, सिर्फ समझ लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, फॉर्मूले का थीम क्या है। जब आपको थीम समझ आ गया आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। तो दोबारा सुन लें, प्राइस पर शेयर आपको सीधी सीधी क्वेश्चन में गिवन होगी। अर्निंग्स पर शेयर आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर नहीं गिवन तो आपको दो चीजें गिवन होंगी, एक तो नेट इनकम, ठीक है, और डिवाइड आप करेंगे उसको नंबर ऑफ शेयर से। ये मैं हैश टैग लगा रहा हूँ, ये नंबर का साइन है, ठीक है। तो आप उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, सही है। नेट इनकम को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगी, क्लियर। आगे है जी PEG रेशियो, इसको कहते हैं प्राइस अर्निंग गियरिंग रेशियो। ऊपर PE रेशियो थी, अब उसके साथ सिर्फ G का इजाफा हो गया, PEG रेशियो। तो इसका क्या फॉर्मूला है, बड़ी आसान है। ऊपर जो आपने PE रेशियो निकाली है वो आप सेम नोमिनेटर में वही रखेंगे, जो आपने कैलकुलेट की है आप वही रखेंगे ऊपर नोमिनेटर में, और डिवाइड करेंगे अर्निंग्स ग्रोथ रेट। अर्निंग्स ग्रोथ रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ग्रोथ रेट 4% है, 5% है, 6% है, तो ये ग्रोथ रेट आपको परसेंटेज में क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। उसकी मदद से आप कैलकुलेट कर लेंगे, सीधा सीधा बताया होगा कि अर्निंग का ग्रोथ रेट इतना है। और अगर नहीं गिवन तो बड़ा आसान मैं बता देता हूँ, अर्निंग्स ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे। अर्निंग मैंने बताया आपको ऊपर किसको कहते हैं, अर्निंग कहते हैं नेट इनकम को, ठीक है। तो करंट ईयर की जो नेट इनकम है आपकी, उसको आप डिवाइड करेंगे जी प्रीवियस ईयर की नेट इनकम से, ठीक है। नेट इनकम ऑफ करंट ईयर, C फॉर करंट ईयर, और डिवाइडेड बाय नेट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है।
तो इसका और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, और सॉरी इसमें एक चीज रहेगी, नेट इनकम ऑफ करंट ईयर माइनस नेट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। ये फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखिएगा ग्रोथ का। ये आपको वैसे गिवन होगा रेट, एक्चुअली क्वेश्चन में इतना मुश्किल नहीं दूंगा जिससे आपको मजीद कैलकुलेशन करनी पड़े खुद से, ठीक है। तो अर्निंग ग्रोथ रेट या तो आपको गिवन होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो बड़ा आसान है, आपके पास इनकम स्टेटमेंट फिर 2 सालों की आपको गिवन होनी चाहिए। वो कैसे कि नेट इनकम करंट ईयर के निकालेंगे, माइनस उसमें दी होगी, और फिर नेट इनकम प्रीवियस ईयर की भी दी होनी चाहिए, माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय नेट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपके पास अर्निंग्स ग्रोथ रेट आ जाएगा। सही है। और नेक्स्ट चलते हैं प्राइस सेल्स रेशियो। बड़ा ही आसान है, इसके इसके नाम के अंदर ही इसका आंसर है, प्राइस ओवर सेल्स। तो प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। अच्छा, प्राइस पर शेयर आपको मार्केट में दी होगी, मार्केट वैल्यू जो होती है ना उसको प्राइस पर शेयर कहते हैं, ये आपको गिवन होगी वैसे। सेल्स पर शेयर कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही आसान है, देखें उसके नाम के अंदर ही है सेल्स पर शेयर। तो सेल्स को आप क्या किसे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे सेल्स को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक शेयर के सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो सेल्स पर शेयर इसको कहते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट है आज का हमारा फॉर्मूला, मार्केट टू बुक रेशियो। इसके अंदर ही इसका आंसर है, मार्केट टू बुक। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी है, ठीक है जी, मार्केट वैल्यू, इसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं, उसने सिर्फ नाम चेंज किया है। तो प्राइस पर शेयर इज अ मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर। और डिवाइड करेंगे जी इसको बुक वैल्यू पर शेयर पे। ये बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आएगी, वही जो आप कैलकुलेट करते आए हैं ऊपर अर्निंग्स पर के। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान फार्मूला है इसका, कि जितने भी आपके टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उसको प्लस करें और नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दें, तो ये आपकी बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको मैं बता देता हूँ, आप बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे। टोटल एसेट्स, जितने भी आपके टोटल एसेट्स हैं, उस टोटल एसेट्स को नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। एक्चुअली आपको दी होगी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं सब कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जाऊंगा ताकि आप लोगों के कमजोर जहनों पे ज्यादा असर ना पड़े, ठीक है। तो लास्ट आज का फॉर्मूला जी, टॉबिन्स क्यू रेशियो, बड़ा आसान है। Assets plus total liabilities divided by shares. जी बेटा दोबारा पूछिएगा प्लीज। Book value per share का formula total assets plus total liabilities divided by number of shares. ना ना, बुक वैल्यू में या तो टोटल एसेट्स लें, यानी जो बैलेंस शीट की Okay. एक साइड होती है ना, तो या तो फिर आप लें टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल इक्विटी। तो दोनों आपको पता है बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का सम इक्वल होता है ना, Equal. ठीक है, टोटल एसेट्स को डिवाइड करते हैं। अच्छा, टॉबिन्स क्यू रेशियो बड़ा आसान है जी, फॉर्मूला मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपके एसेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, यानी ये बुक्स में नहीं होती, ये वैल्यू मार्केट में लगती है, जो ये आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी लग रही है, यानी एक एसेट, लेट सपोज एक मैं कहता हूँ कि लैंड की वैल्यू आपके पास बुक में तो 1 लाख है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 5 लाख है, तो इस फार्मूले में वो मार्केट वैल्यू कंसिडर होगी, ठीक है, टॉबिन्स क्यू निकालने के लिए। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट और डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट। ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है, ये बड़ा ही आसान है, इसने इतना मुश्किल करके लिखा होता है, इसको कहते हैं जो आपकी एक्चुअल में नेट फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है ना, नेट फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू होती है, एनएफए मतलब नेट फिक्स्ड एसेट, उसी को उसने रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट कहा है, ठीक है। तो जब भी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट आपको गिवन होगी, उसको आप डिवाइड करेंगे अपनी नेट फिक्स है, और मैंने पहले बताया था नेट फिक्स एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट जिसमें से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो गई होती है, उसको नेट फिक्स एसेट कहते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी एसेट में से उसकी पिछली 3 साल की, 4, 5, 10 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगी हो, उसको नेट फिक्स्ड एसेट कहते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट आपको गिवन होगा, उसको डिवाइड करेंगे नेट फिक्स्ड एसेट पे, तो आपके पास टॉबिन्स क्यू रेशियो आ जाएगा, ठीक है जी। बेटा आप कोई सवाल हो इनमें रेशियोज में तो मुझसे पूछें, इसको समझें, रेशियोज को अगर आपने समझ लिया तो फिर आप अप्लाई करना। बहुत, एक मिनट करेक्ट बता दो, तो आज हमने 3 चीजें समझी हैं, एक्चुअली 3 चीजें अंडरस्टैंड की हैं। नंबर 1 सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश, नंबर 2 हमने आज डिस्कस किया है जी स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं, जिसमें 2 कैटेगरीज आ रही थी, कॉमन साइज स्टेटमेंट और कॉमन बेस स्टेटमेंट, ठीक है। और थर्ड हमने चीज समझी है रेशियोज और उसकी कैलकुलेशंस। तो आपको बेटा ये गिवन होगा सारा कुछ क्वेश्चन में, और आपने कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है।